मूविंग एवरेजेस पर। कल के सेशन में मैंने से मूविंग एवरेजेस को टच किया और वहाँ पर मैंने आपको उस 15-16 मिनट की वीडियो में समझाया कि औसत किस तरह काम करते हैं। आप जो पहले से बनाए गए औसत को, जो कि रूढ़वादी हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर अब आपको तकलीफ़ें आती हैं, तो बात सीधी सी ये है कि मैक्सिमम रिटेलर वहीं यूज़ कर रहा है। देखिए, एज अ ट्रेडर हम इंस्टीट्यूशंस जैसा पैसा तो रखते नहीं हैं। 1000 करोड़ तो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है जो हम बाजार को चलाने की क्षमता रखें। लेकिन अगर हम बस पहचानना सीख लें कि कहाँ इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, और दूसरी बात, दो चीज़ें होती हैं, रिटेलर कहाँ एग्जिट कर रहा है। मोमेंटम वहाँ होगा जहाँ रिटेलर की पोजीशन सबसे कम होगी और इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो माइंड सेट होना चाहिए वो रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल गैप के बीच होना चाहिए। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर रिटेलर है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है। इसी प्रोसेस में हम लोग मूविंग एवरेजेस को सीखते हैं। देखिए, औसत इतना बेहतरीन टूल है। प्राइजेक्शन के बाद अगर मैं किसी पर बिलीव करता हूँ तो एवरेजेस है। मैं जिस तरह से आपको एवरेज का उपयोग करना बता रहा हूँ, तो ये मान के चलिए वो कोई रैंडम एवरेज होगा। आपको 70 का एवरेज यूज़ करना होगा, 76 का करना होगा, 180 का करना होगा, 170 का करना होगा, इस तरह। क्यों? हम बायर का एवरेज ले रहे हैं, सेलर का एवरेज ले रहे हैं। हमको क्या करना होता है, ज़रा ध्यान से समझें। सबसे पहला काम हमको करना होता है कि हमको एक पीक पॉइंट, स्विंग हाई ढूंढना होता है जिस स्तर के ऊपर बाजार ट्रेड ना किया हो। सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस हमको ढूंढना होता है। उसके बाद सेलर जब तक उस सेलर के हाई नहीं गए तब तक प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस फॉर्मेशन में जितनी कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, उन टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स का औसत ही सेलर का एवरेज है। ठीक है, इसी तरह स्विंग लो। अच्छा, एक बात बताइए, कल के सेशन में मैंने इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो एक वीडियो छोड़कर नेक्स्ट वीडियो जो आपको चैनल ओपन करने पर मिलेगा वो आपको मूविंग एवरेज का ही मिलेगा। बहुत आसानी से उसको देखिए। और हो सकता है ये सेशन मैं थोड़ा सा लंबा करूं, हो सकता है, क्योंकि समझाने में समय जाएगा और चीज़ों को जितना आसानी से और इत्मीनान से आप समझेंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए देखिए, मैं क्या बोलता हूँ कि सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस इंस्टीट्यूशनल का क्या हो सकता है, जहां तक प्राइस चल कर गया उसके ऊपर तो पोजीशन बनेगी नहीं। इसी तरह बायर का लास्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकता है, जहां तक प्राइस गिर कर आया इसके नीचे तो पोजीशन बनेगी नहीं। ठीक है, अगर आप सेलर के एवरेज प्राइस को काट दें जिसने हाई पर अपनी पोजीशन बनाई, तो समझिए आपने मार्केट में प्रीवियस जो रिसेंट सेलर एक्टिव थे उस सेलर को ही काट दिया है। इसी तरह अगर आप लास्ट बायर के प्राइस को काट दें, तो मान के चलिए एवरेज प्राइस को, बायर के एवरेज प्राइस को काट दे के, तो मान लीजिए कि आपने रिसेंट एक्टिव बायर को ही बाजार से बाहर कर दिया है। अब एक मोमेंटम मिलेगा। तो देखिए, दूसरी बात ये, हम लोग कहते हैं ट्रेड विद ट्रेंड। इसका अर्थ समझिए क्या होता है। ट्रेंड को तो आप कभी अभी समझने से रहे, लेकिन ट्रेंड का मतलब सीधा सा है, जो एक्टिव है अभी बाजार में हमको उसके ऊपर बिलीव करना है। अगर मोमेंटम अप साइड है तो बायर हमारे लिए भरोसे के लायक है। अगर मोमेंटम डाउन साइड है, रिसेंट मोमेंटम अभी जिधर बाजार चल रहा है, तो सेलर हमारे लिए भरोसे के लायक है। तो मतलब अभी जो प्राइस कर रहा है हम उसको ब्रेकआउट का सोचेंगे या ब्रेकडाउन का सोचेंगे। जैसे यहां पर ये पीक प्राइस बना था 46,200, जहां अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, हाई लगा कर आए हैं, उसी के आसपास का प्राइस। ठीक है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में प्राइस गया, तो सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है, 46,300। अच्छा, 46,300 से फिर यहां पर आकर ये ब्रेकआउट देखने को मिला। तो हम लोग यहां से यहां तक जितनी कैंडल के फॉर्मेशन हुए वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितनी कैंडल, नंबर ऑफ कैंडल्स की, यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स के फॉर्मेशन कितने हैं, जरा देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं सारी चीजें, आपके डाउट जो लास्ट सेशन में आप लोगों ने किया कि एवरेज पे ट्रेड तो लेते हैं लेकिन आपके स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा और उससे बचने का तरीका भी। ठीक है, यहां पर देखिए 147, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 147 बार्स बने हैं। तो क्या करना है, अच्छा, सेलर यहाँ पे सेलिंग की शुरुआत करता है और जितना बाजार गिरता है तो सेलिंग के इम्पैक्ट से ही गिरता है, वो बिकवाली करता जा रहा है, भाव नीचे आता जा रहा है। बीच में कोई बायर आ गए, यहाँ पर देखिए आप,
इस जगह लो लगाने के बाद प्राइस फिर हायर हाइज में जाने लगा। एक हाई लगाने के बाद जब प्राइस नया हाई लगाने लगे और गिरावट में प्रीवियस हाई को सेव करे तो समझिए खरीदार कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। लेकिन बायर सेलर बहुत ऊपर से सेल कर रहा है, बायर तो अभी अभी आया है, तो क्या करना चाहिए? जब एक खरीदार का औसत बिकवाल के औसत को काट देगा तो हम मान लेंगे पूरी तरह से बायर्स इस बाजार को डोमिनेट करेंगे। अभी एक कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा। देखिए, जैसे यहां से मैंने देखा यहां तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स का फॉर्मेशन कितना है 147। यहां पर इंडिकेटर पर आइए, मूविंग एवरेज पर आ जाइए। मूविंग एवरेज पर क्लिक किया, आपने देखा यहां पर ये मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस पे लगा हुआ है। सेटिंग्स पे जाइए, लेंथ 9 कैंडल्स का औसत नहीं चाहिए मुझे टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 147 कैंडल्स का एवरेज चाहिए। अच्छा, ये कैंडल्स नंबर ऑफ कैंडल्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग होंगे। जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम, अगर आप यही 250 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, ठीक है, 250 मिनट का मतलब एक अच्छा टाइम फ्रेम हो गया आपके लिए, 4 घंटे 10 मिनट के आसपास 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो लगभग लगभग आपके पास जो कैंडल्स आएंगी वो हाफ हो जाएंगी, वो लगभग 70-72 कैंडल आएंगी। तो इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। अच्छा देखिए, यहां पर इस सेलर के प्राइस के ऊपर गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। देखिए, सेलर के प्राइस को टच किया, वहीं से सेलर अपने प्राइस पे शॉर्ट कर रहा है। दोबारा आपने इसके ऊपर जाने की कोशिश की, क्या उसने निकलने दिया आपको? नहीं, वहीं से गिरा दिया, ठीक है। लेकिन अब आप निकल गए हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाने पर लॉन्ग कर देना है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ये बिल्कुल भी सही थ्योरी नहीं है। एवरेज के ऊपर क्लोजिंग जब मिलेगी, ये सेलर का औसत भाव हुआ, इस सेलर ने जो पोजीशन बनाई इसका औसत प्राइस ये है। अगर प्राइस इसके एवरेज प्राइस को काट रहा है तो सीधी सी बात है ये अपनी पोजीशंस को काट कर भागेंगे जरूर। पहले तो बचाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे की कि अपने औसत को सेव करें। यहाँ भी ये कोशिश हुई तो उन्होंने अपने प्राइस को सेव कर लिया, फिर ये कोशिश हो रही है तो अब वो अपनी पोजीशंस को दोबारा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर स्विंग हाई पर रोक दे रहा है और दोबारा जाके हाई ब्रेक करा रहा है। तो अब सेलर डर गए हैं, वो अपनी पोजीशंस को पूरी तरह स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करें, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ अगर आप एक पुट ऑप्शन को सेल करें या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करें तो मैं कहूं स्क्वायर ऑफ कीजिए, मतलब अपनी पोजीशन से एग्जिट कीजिए। तो क्या करना होता है? बाई करना होता है। इसी तरह एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप बाई करें, आप बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर बाई करें, 1 फुट बाई करें, और जब मैं कहूं स्क्वायर ऑफ कीजिए तो आप क्या करते हैं? सेल करते हैं। अगर फ्यूचर आपने यहां पर शॉर्ट किए हों 46,200 के प्राइस पर, अब भाव गिरते हुए निचले स्तर पर आ रहा है तो ये सेल का पोजीशन हुआ, फ्यूचर को सेल करके आप बैठे। जब आपका एवरेज प्राइस निकला तो सेल की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना होगा? बाई करना होगा। अच्छा, इतना बड़ा सेलर कितने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट सेल करके बैठा होगा? सोचिए जरा, बात समझ रहे हैं? कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल करके बैठा होगा, और जब उसका एवरेज प्राइस निकलता है तो कितने कॉन्ट्रैक्ट एक साथ स्क्वायर ऑफ करेगा? मतलब सेल की पोजीशन को एग्जिट करने के लिए बाई करना होगा, फ्यूचर को बाई करना होगा। तो इतने कॉन्ट्रैक्ट, इतने फ्यूचर के लॉट एक साथ बाई करने में फ्यूचर्स में डिमांड क्रिएट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इतने सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ फ्यूचर्स बाई कर लेना एग्जिट करने के लिए एक डिमांड को क्रिएट करेंगे, जिसका इंपैक्ट हम लोग यहां पर देख रहे हैं। इसका मतलब है पहले तो सेलर के एवरेज के ऊपर प्राइस निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन निकलने की क्षमता नहीं रखता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उसको टच कर रहे हैं। पहली बार आपको उसके ऊपर क्लोज करना होगा। क्लोजिंग के बाद सेलर अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करेंगे, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राइस को रोकने की कोशिश करेंगे। जब दूसरे हिट में ये हाई निकलेगा तब आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग करते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात मैंने आपसे कही, ये अधूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपने 60% सीखा। अगर इसको और एक्यूरेट करना है तो हमको क्या चाहिए? ये सेलर्स आए थे बाजार में 15 सितंबर और 2023 का समय, नीचे देखिए तारीख लिखकर आ रही है, मैं कर्सर वहीं पर रखकर बैठा हूं, ठीक है। बायर आए हैं 26 अक्टूबर को और वो प्राइस को वही तो ब्रेकआउट कराना चाहते हैं, वही तो सेलर के एवरेज को बार बार टेस्ट कर रहे हैं, सेलर के औसत को वही तोड़ना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, ट्रेड विद ट्रेंड का अर्थ क्या है? जो रिसेंट अभी प्राइस में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है हम उस पर बिलीव करेंगे। तो सेलर हमारे लिए पुराने हो गए और बायर हमारे लिए नए हो गए, तो अपॉर्चुनिटी हमको किसकी तरफ देखनी है? बाइंग साइड, ना कि सेलिंग साइड। बात क्लियर हुई? तो बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी के लिए क्या होता है, हम लोग
बहुत आप लोग सीखते होंगे गोल्डन क्रॉसओवर कि 100 का एवरेज प्लॉट कर लिया, 50 का एवरेज प्लॉट कर लिया, जब 50 का एवरेज 100 के एवरेज को काटेगा तब आप लॉन्ग करेंगे। बहुत एसल हंटिंग है वहां पर। 20 का एवरेज प्लॉट कर लिया, 50 का एवरेज प्लॉट कर लिया, क्रॉसओवर होगा, गोल्डन क्रॉसओवर नहीं। बायर और सेलर के एवरेज जब क्रॉसओवर होंगे तब गोल्डन क्रॉसओवर। आप एक बताइए, यहां पर 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेशन कैंडल सेलर्स की कितनी है? 147। और आप अगर 100 का एवरेज यूज करेंगे तो ये ठीक तो नहीं हुआ, क्योंकि सेलर ने 147 कैंडल पहले सेलिंग की शुरुआत की थी और आप मात्र 100 कैंडल्स का डेटा ले रहे हैं। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात नहीं। बात क्लियर हुई? तो सेलर जितने पहले आया है तो सेलर का औसत निकालिए, वो ऑथेंटिक भाव दे आपको लेकर आएगा जहां पर उसका एवरेज प्राइस है। बायर तो बायर का एवरेज निकालिए, चाहे वो कितनी भी कैंडल्स हो। 147 एक रैंडम एवरेज हुआ ना, मूविंग एवरेज। यहां पर देखिए, तो यहां से यहां तक जितनी कैंडल्स का फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। फिर से हमको देखना होगा, यहां पर एक क्लिक करना है पहला स्केल लेकर, और दूसरा यहां पर क्लिक करना है जहां तक हम लोगों ने किया था। 67 68 कैंडल्स टोटल फॉर्म हुई। तो क्या करना है, एक दूसरा एवरेज प्लॉट कीजिए, दूसरा एवरेज प्लॉट कीजिए मूविंग एवरेज, और जिसमें हमको लेंथ कितनी रखनी है? ये बायर का एवरेज होगा। किसका एवरेज होगा? बायर का। 9 SMA आ गया, 67 का फॉर्मेशन यहां पर डाल दीजिए। ये मैंने डाल दिया। अब देखिए क्या हुआ, बताइए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत आसानी से आपको चीज़ों को समझाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करने को रह गया है, बस उतना क्लियर कर दूं, समझ लीजिए आप तैयार हो गए हैं बिल्कुल मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने के लिए। आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, आपसे प्रॉफिटेबल कोई ट्रेडर इस बाजार में होगा नहीं। बस इन कॉन्सेप्ट को याद रखिए। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। ट्रेडिंग जर्नल समझते हैं कि जब आप लाइव मार्केट में बैठे हैं तो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं कि एग्जिट करना होगा, प्राइस नीचे आ रहा है, फियर आ रहा है माइंड में, क्या ट्रेड गलत प्लान हो गया है, ये सारी चीज़ें जब आप एक डायरी में नोट डाउन करके रख लेते हैं, अगले सेशन में बैठने से पहले 9:15 से पहले आप उसको एक बार पढ़िए और ये रोज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको अपने पिछले दिन की खुद की गलतियां रियलाइजेशन में आएंगी, आप उनको अनुभव करेंगे और स्किप करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ट्रेडिंग में स्किल को लाया जाता है। ठीक है, समझिए। देखिए ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे ना, तो मैं क्या कहता हूँ, आप स्किप करके देख रहे हैं या कैसे भी देख रहे हैं तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बहुत छोटे छोटे से ट्रेडिंग में पॉइंट होते हैं जो आपको टच कर जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे आप, और बहुत छोटी सी चीज़ें आपको बहुत प्रॉफिटेबल बना देती हैं। ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, बस बायर सेलर के बिहेवियर को समझिए। गोल्डन क्रॉसओवर, ये हुआ है गोल्डन क्रॉसओवर, हुआ है यहाँ पर, ये गोल्डन क्रॉसओवर है, इसको कहते हैं। जब ये क्रॉसओवर हुआ तो ये मोमेंटम मिला। अब समझिए क्या होता है, सेलर का एवरेज अगर इस तरह से नीचे गिरकर आ रहा है और नीचे से कोई बायर आया खरीदते हुए, तो प्राइस औसत से पहले सेलर के एवरेज के पास पहुंचेगा, ये तय। जब भी ये सेलर के एवरेज के पास पहुंचेगा तो सेलर अपनी लास्ट एबिलिटी से, सबसे आखिरी जितनी उसकी हिम्मत होगी पूरी जुटाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जितना उससे हो सकेगा, जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी बनती है, पूरी तरीके से प्राइस को शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। इस उसकी कोशिश में क्या होगा, उस सेलिंग के एवरेज के पास प्राइस आने के बाद नीचे गिर कर आएगा, और एक बार बायर के, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, बायर के एवरेज के नीचे आएगा। आप कोई भी क्रॉसओवर यूज करते हो, इसी कॉन्सेप्ट पे क्रॉसओवर होंगे तभी वो प्रॉफिटेबल होंगे। बायर के एवरेज के एक बार नीचे हिट करेगा, जैसे ही दोबारा लौट के बायर के एवरेज के ऊपर प्राइस आया, यहीं पे लॉन्ग का ट्रेड करना है। लौट कर प्राइस नहीं आएगा, सेलर के एवरेज को काटेगा पहले प्राइस, फिर बायर का एवरेज सेलर के एवरेज को काटेगा। क्या हुआ यहां पे समझिए, मैंने कहा एक बार प्राइस सेलर के एवरेज के पास पहले पहुंचेगा, बायर के एवरेज से पहले प्राइस पहुंचेगा सेलर के एवरेज के पास। क्लियर है? वहां पर अपनी आखिरी कोशिश करेगा सेलर प्राइस को नीचे धकेलने की, और एक बार बायर के औसत के नीचे लाने में सक्षम होगा। लेकिन जैसे ही दोबारा लौट के प्राइस बायर के एवरेज के ऊपर आता है, तो समझिए यही लो अब आपका एसएल एरिया हो सकता है। अगर हेजिंग कर रहे हैं तो ये लॉस जाता ही नहीं है हालांकि, और फिर आप लॉन्ग करेंगे तो फिर प्राइस लौट कर नहीं आता है। बात क्लियर हो गई? अब दूसरी बात, आप लोगों का एक और कॉन्सेप्ट रहता है कि ऑप्शंस में आप लोगों ने डाउट पूछे, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं। आपका डाउट ये है, एक एवरेज में हटा देता हूं, यहां से सिर्फ एक को यूज कर रहा हूं, ठीक है? तो आपका डाउट क्या है? आपका डाउट है कि मैं यहां पर जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है मूविंग एवरेजेस को यूज करते हुए। मैं क्या कहता हूं, सेलर या बायर कोई भी एवरेज आप यूज कर रहे हैं, 20-50 रैंडम भी कोई भी बनाया हुआ एवरेज भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो एवरेज के ब्रेक होने पर कभी ट्रेड मत कीजिए। ये देखिए
जब एवरेज ब्रेक हुआ है उसके नियर बाई कोई स्विंग हाई या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये एवरेज ब्रेक करने की कोशिश किया तो यहाँ पर ये देखिए कि कोई पास में स्विंग हाई या एवरेज लगा हुआ है, प्राइस स्विंग हाई या रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं। तो सेलर के एवरेज के ऊपर मात्र प्राइस निकलने से काम नहीं चलेगा, ये जो स्विंग हाई है जब ये निकलेंगे तब प्राइस मोमेंटम देगा, उसके पहले नहीं। क्योंकि सेलर्स के प्राइस को काटिए, एवरेज के साथ उसके लास्ट सेलिंग प्राइस को भी जब काट देंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कि अब ये प्राइस लौट कर आएगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर इसने कोशिश की तो सफल नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा में ये हाई टूटे और फिर ये रेजिस्टेंस एरिया टूट गया तो ये मोमेंटम की रियल शुरुआत हुई। ठीक है, तो जब भी आप एवरेज से एक शॉर्ट का ट्रेड कर रहे हैं, वहां देखिए कोई स्विंग लो लगा है तो उस स्विंग लो को आप मार्क करेंगे, ना कि उस एवरेज को। इसी तरह यहाँ पे एवरेज ये आया है, एवरेज तो ये आ रहा है, तो एवरेज को नहीं मार्क करना है हमको, यहाँ पर देखना है स्विंग हाई क्या लगा है। स्विंग हाई ये लगा है। स्विंग हाई का मतलब होता है गिरने के बाद रिट्रेसमेंट करके प्राइस जो हाई लगाकर दोबारा गिरता है वो स्विंग हाई, गिरने के बाद रिट्रेसमेंट करके जो हाई लगा के प्राइस दोबारा गिरता है वो स्विंग हाई। इसी तरह स्विंग लो, ऊपर चलने के बाद अप ट्रेंड के बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद जहां से प्राइस दोबारा लौट कर अप ट्रेंड में चला जाता है वो स्विंग लो। ठीक है, तो अगर शॉर्ट का ट्रेड करना है, कोई एवरेज इस तरह से आ रहा है और ये लो ब्रेक करे तो एवरेज ब्रेक होने पर नहीं, ये स्विंग लो ब्रेक होने पे शॉर्ट कीजिए। ठीक है, बहुत चीजें आपकी इससे क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, एवरेज या स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद जब उस कैंडल के हाई ब्रेक हो तो बिल्कुल क्लियर है कि अब तो एसएल जाएगा नहीं, बिल्कुल सेफ ट्रेड होता है। ठीक है, अब इसके बाद भी देखिए, ये मैंने बिल्कुल आपको ऑथेंटिक प्राइजेक्शन के थ्रू और जितना बेहतर मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं उतना बेहतर आपको सिखाया है। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, डेरिवेटिव में आप ऑप्शंस के चार्ट पर एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। जैसे अभी बाजार चल रहा है 46,839, तो 46,800 के कॉल और पुट पर आप इन एवरेजेस को प्लॉट कर लीजिए, सेलर का जो हाई लगा हो, बायर का जो लो लगा हो। जैसे ही वो क्रॉस ओवर होंगे वहां पर मोमेंटम आता है। ऑप्शन बाइंग में सबसे बेहतरीन मूविंग एवरेजेस यही काम करते हैं, इससे बेहतर नहीं काम करते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इसके रिगार्डिंग तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जितना आप लिख सकते हैं लिखिए, मैं सभी जवाब जितनी जल्दी होता है विद इन 5 मिनट्स आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक बात और, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है बाजार को सीखने की, जो कि बिल्कुल है, प्रैक्टिकल मार्केट के थ्रू जितना आपको समझा सकता हूँ उतना समझाने की कोशिश करता हूँ, तो अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, उनको भी बताइए कि हाँ इन चीज़ों से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए, धन्यवाद।